एक लड़की रात के वक्त अपनी माँ के पास सोई हुई होती है। लड़की माँ को लिपट रही थी, जबकि लड़की जवान थी और बहुत ही खूबसूरत थी। रात को 2 बजते हैं। 2 बजते ही लड़की को किसी के कदमों की आहट सुनती है। जैसे ही आहट सुनती है तो वो लड़की अपनी माँ को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन माँ नहीं जग पाती है। जब माँ नहीं जग पाती है तो कदमों की आहट जो सुन रही थी वो एक बहुत बड़ी परछाई होती है। तभी वो इसके सामने आकर खड़ी होती है और वो परछाई कहती है कि कब मेरा कफन और दफन करोगी मुझे? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुमसे प्यार करता था। इस प्यार की मुझे क्या ये कीमत मिली है, या मुझे ये सज़ा दी है तुमने? तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। और ये लड़की ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती है। इतनी ज़ोर से चीखने लगती है कि यहाँ पर उसकी माँ जब बैठी होती है तो लड़की माँ के गले लग जाती है और माँ के कंधे तक को खा जाती है। उसके बाद जो होता है वो काफ़ी हैरान कर देने वाला था। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? क्या आप इसे समझना चाहते हैं? कौन था ये लड़का जो दफन होना चाहता था और अपना कफन मांग रहा था? किसकी आत्मा थी? क्या कोई ये मुस्लिम था? दरअसल ये लड़की तो हिंदू थी। जब पूरी घटना को सुनोगे तो बहुत ही हैरान हो जाओगे और फिर आत्माओं के संजोग को जानोगे। क्या आत्माएं होती हैं और क्या आत्माओं का मिलन होता है? कैसे आत्मा मरने के बाद शरीर के बाहर निकलकर क्या करती है? कहानी की शुरुआत होती है एमपी से। एमपी में एक सीमा रहती है। सीमा अपने घर में अकेली होती है। सीमा की माँ होती है केवल। पूरा परिवार मर चुका था। इसके परिवार में कोई भी नहीं होता है, न इसकी कोई बहन थी, न इसका कोई भाई था। 2017 में सीमा शादी योग्य हो जाती है और काफ़ी जवान थे। सच्ची घटना हम आपको बता रहे हैं। तभी सीमा एक छोटा सा कीपैड फ़ोन अपने पास रखा करती थी और अपनी माँ का बहुत साथ दिया करती थी। खेतों में काम, ज़मींदारी करना, जो थोड़ी बहुत ज़मीन थी उसी से अपने घर का पालन पोषण करते हैं और उसी से इनके घर का गुजारा चल रहा था। यानी कहते हैं ना कि घर का दाल रोटी इसी से निकल रहा था। कोई ऐसी नौकरी नहीं होती है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त बीतता है। अब एक दिन की बात होती है, 2017 की बात बताती हूँ कि इनके फ़ोन पर एक फ़ोन आता है। ये फ़ोन उठाती हैं, हेलो करती हैं। सामने से एक आवाज़ आती है कि हेलो, कौन बोल रहा है? तभी ये कहती है कि आप कौन बोल रहे हो? तो सामने वाला कहता है कि मैं अनूप बोल रहा हूँ। तो सीमा उस आवाज़ को पहचान जाती है। दरअसल वो समझती है कि ये मेरी ही हम उम्र है। अब यहाँ पर रॉन्ग नंबर से इनकी बातें, यानी इसने कहा कि आपने गलत जगह फ़ोन मिलाया है। तो दोनों में बातें होती हैं तो दोनों फ़ोन रख देते हैं। लेकिन सीमा के मन में, क्योंकि जवान थी, खूबसूरत थी और नए नए ख्यालात हार्मोन्स की बदल से दिमाग में आते ही रहते हैं। अब सीमा दोबारा से इस अनूप के पास फ़ोन मिलाती है तो बात करने लगती है कि आपने रॉन्ग नंबर कैसे मिला दिया, क्या हुआ, कहाँ के रहने वाले हो? इस तरह की बातें होती रहती हैं। धीरे धीरे ये फ़ोन की बातें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि जो सीमा होती है और अनूप होते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए मरने जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। यानी दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। इनका प्यार इतने आगे बढ़ जाता है कि दोनों फैसला लेते हैं कि हम मिलना चाहते हैं। सीमा ने कहा, अनूप मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और मिलने के बाद आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। तभी अनूप कहता है कि सीमा मुझे माफ़ करना, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया। सीमा ने कहा कि कौन सा सच? इसने कहा कि मेरा नाम अनूप नहीं है, दरअसल मैं इरफान हूँ और मैंने तुमसे बहुत बड़ी गलती की जो नाम बदलकर बात करी। अगर पहले से ही ये सब कुछ कर लेता तो तुम शायद परेशान ना होती। ये मेरी गलती है। अब सीमा यहाँ पर उल्टा उस पर भड़कती नहीं है और भी ज़्यादा उसकी फ़ैन और फिदा हो जाती है। कहती है कि तुम तो बहुत सच्चे अच्छे इंसान हो। इसने कई बार सीमा से माफ़ी मांगी कि सीमा मेरी गलती है और आइंदा मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अब तुम देख लो, मैं इरफान हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो। सीमा ने कहा कि मुझे 5 दिन का टाइम दो। 5 दिन तक सीमा इरफान के ही ख्वाबों में खोई रहती है और उसे भूलना ही नहीं चाहती है। दोस्तों, जब भूलना नहीं चाहती है तो थोड़ा सा वक्त और बीतता है और सीमा जब 5वां दिन होता है तो खुद फ़ोन करती है और कहती है कि इरफान, तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें स्वीकार करना चाहती हूँ।
मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब इरफान ने एक और बात रखी, कहा कि मैं तुमसे तभी मिलूंगा, मेरे घर वाले तो नहीं मान रहे हैं। इधर सीमा कहती है कि इस शादी के लिए तो मेरे माँ बाप भी और ये समाज नहीं मानेगा। दोस्तों, इन दोनों ने पहले एक मुलाकात करी, मुलाकात के बाद एक दूसरे को देखा और देखने के बाद दोनों ने फैसला लिया कि हम दोनों अब यहाँ से भाग जाएंगे। दोनों ने यहाँ पर 2019 में भागकर शादी कर ली, यानी 17 से 18-19 2 साल तक इनका प्रेम परवान चढ़ता रहता है और 2019 में ये भागकर शादी कर लेते हैं। दोस्तों, कोर्ट मैरिज ये करते हैं, वहाँ पर ये हैदराबाद भागते हैं और हैदराबाद में ही रहने लगते हैं। लेकिन सीमा जब अपने जीवन में खुश थी तो उसे अपनी माँ की याद रह रह कर सताती है। मेरी माँ क्या करती होगी इरफान, वो तो अकेली है, उसका क्या होगा, वो कैसे रहेगी, क्या होगा उसके साथ, मेरे बिना तो उसका कोई भी नहीं है। जब ये इतने सारे सवाल करती है तो इरफान ने कहा कि तुम अपनी माँ से बात कर लो ना। तभी ये कहती है कि अगर माँ से बात की तो कोई परेशानी या गड़बड़ हुई। इरफान कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। दोनों वहाँ पर कमाते हैं, खाते हैं। 6 महीने बाद ही सीमा ने अपनी माँ से कांटेक्ट किया, माँ से फ़ोन पर बात की तो माँ ने भी ये समझकर कि मेरी एक लौती बेटी है, इसके अलावा मेरा है ही कौन, उसने कहा कि बेटी, जैसे व्यक्ति से तुमने जिससे भी शादी की है मैं उसे स्वीकारने के लिए तैयार हूँ, तो उसे लेकर गाँव आ जा। लेकिन जब बेटी बताती है कि माँ वो इरफान है, क्योंकि माँ ने कंप्लेंट भी दर्ज की थी, बेटी का कोई अता पता नहीं था और पुलिस भी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। इसने कहा कि माँ वो अनूप नहीं इरफान है, क्या गांव वाले स्वीकार करेंगे? माँ ने कहा कि नहीं, गांव वाले स्वीकार नहीं करेंगे। तो सीमा ने कहा कि माँ एक काम कर, तू ही हमारे पास हैदराबाद आ जा, अपनी ज़मीन जायदाद जो है उसे बेच कर आ जा। वो कहती है भाई यहाँ पर काम है। तो यहाँ पर सीमा की माँ जो होती है वो कहती है कि ज़मीन तो मैं नहीं बेचूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहने के लिए आ जाती हूँ। दोस्तों, वो गांव से उस ज़मीन को किसी को देकर पट्टे पर या किसी जैसे पैसे ले लेते हैं और भाई तू पैदावारी जो अपनी कर, हमें पैसे दे देना। वो अपनी बेटी के पास लखनऊ चली जाती है और वहाँ पर जाने के बाद वो रहने लगती है। अब यहाँ पर तीसरा मेंबर जब ज़िंदगी में आता है तो कुछ दिन तो इनके बहुत प्यार से बीतते हैं, लेकिन फिर इनमें लड़ाई हो जाती है। लड़ाई इतनी ज़्यादा होती है, लेकिन नोक झोंक तो हर परिवार में और हर रिश्ते में होती है। तभी सीमा की माँ कहती है कि बेटी, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे गांव भेज दो, मैं तुम्हारे बीच में रोड़ा बन रही हूँ। माँ ने भी समझा दोनों के बीच में शायद बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन तभी सीमा का जो पति होता है इरफान, इन दोनों में इतनी लड़ाई होती है कि इन दोनों के बीच में बहुत ही अनबन होने लगती है, कोई संतान हो नहीं रही थी। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये छोड़कर उसे माँ तो अपने गांव में रहने लगती है, लेकिन इरफान कहता है कि अगर तुम मेरे साथ ऐसी ही रही तो मैं अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दूंगा, या मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर सीमा भी कभी झिल्ला जाया करती थी कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। इनके बीच में अनबन बढ़ती ही जाती है। और यहाँ पर अनूप कहता है, अनूप उर्फ जो इरफान होता है, माफ़ करना, इरफान कहता है कि अगर मैं मर जाऊँ ना तो मुझे अच्छी तरह से दफन करना और कफन भी मुझे अच्छी तरह से उड़ाना। तुम देखना, मुझे देखकर बहुत रोओगे। जब पति पत्नी में लड़ाई होती है तो अक्सर आमतौर पर ऐसी बातें उन दोनों के बीच में होती रहती हैं। अब दोस्तों, सीमा इस बात को दिमाग में ज़्यादा नहीं चढ़ाती है। वो सोचती है कि शायद ऐसे ही हवा में तीर मार रहा है। लेकिन एक दिन वो बाहर सब्जी लेने के लिए जाती है और घर आती है तो देखती है इरफान घर में झूल रहा है, वो इस दुनिया से जा चुका था। सीमा दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। अकेली उस घर में रहा करती थी पति के साथ ही, अब वो व्याकुल हो जाती है। और दोस्तों, सीमा एक अकेली महिला होते हुए अब बहुत देर तक वो रोती है। रोने के बाद अपने आप को संभालती और कहती है कि अगर ये मामला बाहर गया तो लोग कहेंगे कि मैंने इसको मार दिया, ये तो बहुत मेरी बदनामी होगी और मुझे तो पुलिस पकड़ लेगी। दोस्तों, यहाँ पर इस डर के कारण सीमा ने घर में ही गड्ढा खोदा। घर में गड्ढा खोदा, रात का सहारा लिया। बाहर लोग आपस में एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं और सीमा ने इरफान को ज़मीन के अंदर दफन कर दिया। जबकि सीमा ने इरफान को नहीं मारा था, लेकिन उसने ये काम कर दिया था। उसके बाद वो डरती डरती माँ के पास फ़ोन करती है, माँ ऐसा हो गया, क्या हो गया। उसने हिम्मत देखो अकेली महिला की, उसने अकेली नहीं उसे वहाँ से उतारा और फिर ज़मीन में गड्ढा खोदकर 2 दिन लग जाते हैं उसे और दफन कर देती है। दोस्तों, हल्की हल्की सी बदबू उसे आती है तो वो उस पर और मिट्टी डालती है। फिर ये सारी करतूत अपनी माँ को बताती है। माँ कहती है कि तुमने ये क्या किया,
चाहे कुछ भी हुआ था, पुलिस आती तो आप पता चल जाता कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तुमने ये सब कुछ अपने इस शरीर को छुपाने का अपराध अपने ऊपर क्यों ले लिया? तुमने ऐसा क्यों किया तुमने सीमा? माँ ऐसे समझाती है, लेकिन सीमा कहती है कि माँ तुम्हें मेरी कसम है, अगर किसी को बताया तो मुझे जेल नहीं जाना। यानी वो इस कदर से डर जाती है। लेकिन दोस्तों बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। उसके बाद क्या होता है, सीमा अब उस घर में डरने लगती है। उसे हर जगह इरफान नजर आने लगता है। सीमा अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम यहाँ पर आ जाओ ना, मुझे यहाँ पर इरफान दिखता है। माँ कहती है कि मैं वहाँ पर क्यों आऊँ, तू ही यहाँ पर आ जा, क्यों मुझे परेशान कर रही है। वो कहती है कि माँ अगर मैं आपके पास आई तो यहाँ पर जो ज़मीन में इरफान दफन है उसे कोई निकाल लेगा और मेरे ऊपर आरोप आ जाएगा। इस तरह की उन दोनों माँ बेटियों में बात होती है। लेकिन सीमा को रात को इरफान बस एक ही बात करता है, गुर्राता हुआ कहता है कि तुमने मुझे प्यार से दफन क्यों नहीं किया? मेरा तेरा प्यार यहीं तक था, मेरी अंतिम विदाई तो तुम अच्छे से कर सकती थी, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने बहुत बुरा किया है सीमा, मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। दोस्तों इसी तरह की चीज़ें होती हैं तो सीमा अपनी माँ को कसम देकर अपने पास बुला लेती है। माँ तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरे पास आना होगा, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ, मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है। माँ आ जाती है। दोनों माँ बेटी एक दिन सोए हुए थे, तभी सीमा को पैरों की आवाज़ सुनाई देती है। एक गुर्राती हुई आवाज़ उसकी तरफ बढ़ रही है। सीमा माँ को जगाने की कोशिश करती है तो माँ जगती नहीं है। पता नहीं कैसे नहीं जग रही थी। दोस्तों वो बार बार माँ को झंझोड़ती है। तभी वो जो साया था वो उछलकर सीमा के ऊपर आकर बैठ जाता है। कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम क्या चाहती हो? तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे मेरे माँ बाप को बुलाओ, मुझे ज़मीन में अच्छी तरह से दफन करवाओ, मेरा जो तौर तरीका है उसे सही तरह से अपनाओ। मुझे कफन भी नसीब नहीं हुआ, सीमा तुमने सही नहीं किया। और वो इसकी गर्दन दबाने लगता है। लेकिन दोस्तों दूसरे ही पल वो आत्मा रोने लगती है। क्या इनमें सच्चा प्यार था? सच में है, क्योंकि आत्मा रोने लगती है और हाथों से पीछे हट जाती है। तभी उसकी माँ जग जाती है और सीमा गले लगकर इतनी डर जाती है कि माँ के कंधे तक को चबा जाती है दांतों से। माँ ने कहा एक पल भी तू यहाँ नहीं रहेगी, चल हम दोबारा एमपी में जाते हैं। दोस्तों माँ उस बेटी को वहाँ से लेकर घर आ जाती है। लेकिन मामला यही नहीं थमता है। वो आत्मा घर भी आकर सीमा को परेशान करती है। इतना ज़्यादा परेशान करती है कि 3 महीने निकल जाते हैं। 3 महीने तक सीमा ये सब कुछ झेलती रहती है। उसके बाद जब हद तब हो जाती है कि अब वो उससे ज़ोर ज़ोर से घर में गतिविधियां करने लगा था। बर्तनों को घेरना, दरवाज़ा ज़ोर से लगना, कुर्सियां सरकना या चारपाई चरमराना या आहट होना या चलना, इस तरह की चीज़ें घर में होने लगी थी। सीमा अब डिप्रेशन का शिकार हो रही थी। अपने आप में ही वो बावली जैसा व्यवहार करने लगी थी। तभी सीमा ने एक फैसला लिया। सीमा दोबारा से इसके परिवार के पास जाती है। कहती है कि आपका बेटा मर चुका है और आपका बेटा लखनऊ में एक घर के अंदर दफन है और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। वो आप लोगों को याद कर रहा है और बुला रहा है। आप लोग कुछ कीजिए उसके साथ, उसका जो भी है, जो आपके नियमों के अनुसार होता है वो कीजिए, वरना मैं अपने हिसाब से करूँगी। यहाँ पर दोस्तों दोबारा सीमा पुलिस चौकी जाती है। वहाँ पर पूरी बात शुरू से और आखिरी तक बताती है। इतने में घर वाले आते हैं, कंप्लेंट दर्ज की जाती है। उस फर्श को जब खोदा जाता है तो उसमें इस इरफान की केवल अवशेष बचते हैं, हड्डियां बचती हैं। यहाँ पर सीमा पैरों की तरफ अपने माथे को टेकती और कहती है कि मुझसे गलती हो गई, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हुई। पुलिस ने यहाँ पर पंचनामा लिखते हुए उस इरफान के जो भी शरीर बचा हुआ था उसे अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहाँ पर पता लगाने की कोशिश की कि इसके साथ जाति या कुछ किया तो नहीं है, जिस तरह से पत्नी बता रही है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। और दूसरी तरफ सीमा को हिरासत में लिया जाता है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जब कंकाल घर वालों को मिल जाता है तो उसे कफन और ज़मीन में दफन किया जाता है। लेकिन सीमा कहती है जब वो जेल के अंदर रहती है उसे फिर भी इरफान दिखता है
उसके बाद जब पूरी जांच पड़ताल होती है तो पता चलता है कि इरफान अपनी खुशी से इस दुनिया से गया था। इसके बाद सीमा बेल पर बाहर आ जाती है और भी तहकीकात चलती रहती हैं। तभी सीमा पश्चाताप की आग में दोस्तों एक यहाँ पर भागवत पाठ कराती है इरफान के नाम का, क्योंकि इरफान से सीमा भी सच्चा प्यार करती है, लेकिन कुछ गलतियां अनजाने या जाने अनजाने में हो जाती हैं जो कि सीमा ने कर दी थी। सीमा ने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन पश्चाताप के चलते उसने एक भागवत का पाठ कराया और कहा कि ये मेरे पति के लिए है। दोस्तों उसके बाद सीमा को अब तक भी उसका पति इरफान दिखाई नहीं देता है। घर वाले भी सीमा से जलते हैं, लेकिन सीमा आज भी अपने पति की याद करके रोने लगती और कहती है कि मैं उससे आज भी इतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। इस घटना को सुनकर आप क्या कहोगे? ये घटना वो घटना थी जहाँ पर मुस्लिम कहते हैं कि भूत होते ही नहीं हैं। मुस्लिमों का कहना है, जो मुसलमान होते हैं वो कहते हैं कि जितनी भी जब क़यामत का दिन आएगा तो जितने भी मुस्लिम लोग मरते हैं या उन्हें दफनाया जाता है, क़यामत के दिन वो सारे ही अपनी कब्रों से बाहर आएंगे और उनकी एक सेना बनेगी और वो सेना पता नहीं किससे युद्ध लड़ेगी। ये तो इनका ही मानना है, मुझे नहीं पता। लेकिन अब बताइए ये रूह, ये आत्मा कहाँ से आई और ये कैसे समय से पहले कब्र से बाहर आ गई? दफनाने के बाद भी क्यों घूम रही थी इधर उधर? मुझे इस बात के बारे में ज़रूर थोड़ी सी राय रखना। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, राय अपनी लिखकर ज़रूर भेजना। लखनऊ में केस आज भी दर्ज है, इसके ऊपर कार्रवाई चलती है, तो इसके बारे में जो भी राय है राय लिखकर ज़रूर भेजना। आपकी राय का हम इंतज़ार करते हैं। अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगी एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।